देखिए, स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून सन 1975 को भारत के संवैधानिक अधिकारों का जो मूलभूत अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान द्वारा भारत की जनता को प्रदत्त किए गए थे, उन लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया गया, लोकतंत्र का गला घोंटा गया और भारत को आपातकाल के एक ऐसे इतिहास से गुजरना पड़ा 19 महीनों तक, जो सदैव के लिए भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर एक काले अध्याय के रूप में वर्णित रहेगा। 25 जून की अर्धरात्रि 11:45 पर भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आदेश से भारत की जनता के मौलिक अधिकारों के ऊपर एक इमरजेंसी का अध्याय थोपकर, भारत की प्रेस का गला घोंटकर एक ऐसे कालखंड में भारत को भेजा गया जो सदैव के लिए भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में उस समय की जो भी हुक्मरान थे उनके ऊपर एक कलंक के रूप में, इतिहास के रूप में रहेगा। भारत जो स्वभाव से लोकतंत्र में विश्वास करता है, भारत का नागरिक जो स्वभाव से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है, भारत ने सदैव वसुधैव कुटुंब की कामना की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की है। ऐसे भारत के अंदर एक अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए जो मौलिक अधिकारों का गला घोंटा गया, उसी संदर्भ में आज पूरे देश के अंदर इसको काले दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो पार्टी जब भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा शासित सरकार कोई भी लोकतंत्र के हित में निर्णय लेती है जिससे भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो, जैसे धारा 370 को हटाया गया, तो भी कांग्रेस कहती है कि संविधान के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। 35A को हटाया गया तो भी कांग्रेस कहती है कि संविधान का गला घोंटा जा रहा है। अगर वक्फ बिल का संशोधन करते हैं तो भी कांग्रेस कहती है कि संविधान का गला घोंटा जा रहा है। उन्हीं चीज़ों को याद दिलवाने के लिए कि संविधान का गला किस तरह से 25 जून 1975 की अर्धरात्रि को घोंटा गया था, वो था संविधान का गला घोंटना। ये तो संविधान में जो कुछ गलत था, क्योंकि भारत के संविधान में बहुत लचीला संविधान बनाया गया है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसमें लचीलापन लाए थे कि लोकतांत्रिक मूल्य सदा के लिए बने रहें, क्योंकि सदैव के लिए कोई भी सिद्धांत कभी लागू नहीं रह सकता। कभी एक सिद्धांत कोई अगर खरा उतरता है तो मूल्यों के साथ साथ, समय के साथ साथ उसमें बदलाव भी, संशोधन की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण के रूप में उनको खुश करने के लिए जो संविधान के अंदर गलत परंपराएं डाली गई, गलत उल्लेख डाले गए, गलत अनुच्छेद डाले गए, 370 की मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ, उनको जो 23 जून को आज से 2 दिन पहले अमर हुतात्मा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चैलेंज किया था कि एक ही देश के अंदर 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, उन महापुरुषों की जो संकल्प की एक शक्ति थी वो फलीभूत हुई अभी जाके नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के अंदर एक ही कानून को रूप दिया गया और धारा 370 जैसी जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ थी, एक अखंड भारत की कल्पना के खिलाफ थी, उन धाराओं को हटाया गया। उनके ऊपर तो कांग्रेस चिल्लाती है कि संविधान के ऊपर चोट की जा रही है, लेकिन कांग्रेस को वो चीज़ें याद नहीं आती जब अर्धरात्रि के अंदर फखरुद्दीन अली अहमद तत्कालीन राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर करवा के रात को ही हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई
चौधरी चरण सिंह, भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री श्रद्धेय अडवाणी जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, नानाजी देशमुख जी, और कितने ही लोग के अंदर हमारे देश के अंदर नेताओं का उल्लेख किया जा सकता है जिनको अर्धरात्रि में उठा के गिरफ्तार करके जेलों के शिक्षकों के पीछे बंद कर दिया गया। तो आज उस जो संविधान का जो काला अध्याय था, इमरजेंसी की याद दिलवाने के लिए कि जो पार्टी संविधान बचाने की बात करती है उसको कोई अधिकार नहीं है ये बात कहने का, जिन्होंने इमरजेंसी को थोपा इस देश के अंदर उनको कोई अधिकार नहीं है संविधान बचाने की बात कहने का। संविधान तो आज सुरक्षित है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। पूरे देश के हर नागरिक के अधिकार सुरक्षित हैं, उसके मौलिक अधिकार, उसके संवैधानिक अधिकार आज पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और जो लोग कहते हैं संविधान बचाओ, उनको हम ये याद दिलवाते हैं कि संविधान का गला किसने घोटा था। अधिकारों सुरक्षित की बात कर रहे हैं। यूपी में और उड़ीसा के अंदर बाल काट दिए हैं भागवत कथा करने पर और नंगा करके उनको कोटा चला दिया दलितों को। किन दलितों को उड़ीसा के अंदर, यूपी की 2-3 घटनाएं लगातार आई हैं। यूपी के अंदर गंजा कर दिया है ओबीसी को भागवत कथा करने पर। देखिए, अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो उड़ीसा में भी हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सभी पत्रकार बंधुओं के सारी चीज़ नोटिस में है कि घटना अगर कोई भी घटी है उत्तर प्रदेश में जब भी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त से सख्त कदम उठाए हैं। यूपी के अंदर किसी गुंडे की कोई हिम्मत नहीं, कोई किसी महिला के ऊपर इज़्ज़त के ऊपर हाथ उठा दे या किसी गरीब आदमी के असमत के ऊपर हाथ उठा दे। ये मैं मान लेता हूँ कि घटना घट सकती है, लेकिन उसके बाद में कोई किसी की हिम्मत नहीं कि वो कानून से बच जाए। उनको ज़रूर संवैधानिक कानून के अंदर जाना पड़ेगा, और जो लोकतांत्रिक अधिकार हमारे जनता के हैं उनको बहाल रखा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, आप कह रहे हैं कि थोप दिया गया था, मान लिया काला अध्याय है। आपकी सरकार में 2 साल से मणिपुर चल रहा है, क्या प्रधानमंत्री वहां जाकर वो नहीं संवैधानिक? देखिए, मेरी बात सुनो। मणिपुर के अंदर मैती समुदाय और 2 समुदाय है वहाँ पर, मैती और कुकी। उन दोनों का आपसी लंबे समय से एक मतभेद, आपसी अविश्वास और आपसी छुटपुटी घटनाएं चल रही थी। लेकिन अब मणिपुर पूरी तरह से शांत है। हमारे गृह मंत्री जी जिनके पास पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जी भी उनसे ऊपर मैं मानता हूँ, उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात जब गृह मंत्री के स्तर के ऊपर हल हो जाती है तो कोई ज़रूरी नहीं कि प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएं। लेकिन मणिपुर के अंदर आज पूरी तरह से शांति है, कोई घटना नहीं है वहाँ पर, और पूरे प्रदेश के अंदर पूरे शांत वातावरण में सारे के सारे हालात। आपने सुरक्षा की बात करी, गोहाना में चारों तरफ बैरिकेड लगा गए हैं। जिस तरह जम्मू कश्मीर के जो हालात है ना, वैसे हालात गोहाना में है। क्राइम लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, जो कह सकते हैं हत्याएं आए दिन हो रही हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने आज भी अखबारों में पढ़ लिया होगा कि हरियाणा सरकार, जो वोहरा नाम का भी एक गैंगस्टर था, वो अभी दिल्ली के अंदर मुठभेड़ के अंदर मारा गया है। हरियाणा पुलिस का और दिल्ली पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था। सरकार के संज्ञान में है ये घटनाएं, और गहनता से इनकी जांच करके और जो भी इनके अंदर अपराधी हैं उनको लगातार सजाएं दी जा रही हैं। बिगड़ी हुई स्थिति को काबू करने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी पूरी नज़रें इनके ऊपर रखे हुए हैं और पुलिस की पूरी प्रशासन की नज़रें हैं। मेरी आदरणीय यहाँ की जो कमिश्नर पुलिस हैं ममता सिंह जी, उनसे भी बात होती रहती है, और कल ही यहाँ पर भी जो स्थानीय हमारी एसीपी और डीसीपी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। तो लगातार अपराधियों के ऊपर नज़र है, उनके ऊपर शिकंजा खींचा जा रहा है, और मैं समझता हूँ उसके ऊपर नियंत्रण पा लिया जाएगा। सर, पिछले कई साल से नज़र ही नज़र है, पोस्टर वार जारी है। गैंगस्टरों का क्या हाल है कि ठेके लेने के लिए कोई तैयार नहीं? हरियाणा का 4,000 का नुकसान होगा उसमें गोली न देने की वजह से। 300 का भी नुकसान है। सरकार हमारी नज़र है, हमारा दावा है
मुझे नहीं लगता कोई सुरक्षा। सरेआम धमकियां दे रहे हैं कि यहाँ सरकार ने यहाँ पहले घुमाना तो में बड़ी भी आपकी पार्टी के बड़े लोगों को भी धमकियां दे रखी हैं। और पहले इसको माथुराम वाली जलेबी वाला आपने मैटर देखी। हाँ, हमने देखा था। तो सुरक्षा का जो दावा कर रहे थे ना, अभी 50 साल पूरे होंगे, तो इसमें थोड़ा सा प्रश्न। पुलिस जो है फॉर्मेलिटियां पूरी करी है, नाके लगा के हम नाके लगा रखे हैं। नाके से थोड़ी दूर पर जो है लूट होती है, बाइकें छीनी जाती हैं। नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात नहीं है, सजगता से काम किया जा रहा है। बात यह है कि हाँ, काबू में थोड़ा सा है, इसमें गैंगस्टर ज़्यादा लोगों को हुड्डा सरकार में इतने लोगों को हथियार बांटे गए, इतने अवैध हथियार, कोई नागालैंड से लाइसेंस बनवा के लिया आया, कोई दूसरे किसी और प्रदेश से लाइसेंस बनवा के लिया आया। और जिन युवकों की आदत बिगड़ी हुई थी, जिनको एक मुफ्त की कल्चर में खाने का एक स्वाद बढ़ा हुआ था, आज उनके ऊपर जो है ना चेक एंड बैलेंस जब हुआ है, सारी चीज़ें पारदर्शिता से नौकरी भी मिलने लगी, ना कोई स्थानांतरण में कोई घूसपैठ चलती, ना कोई CLU में घूसपैठ चलती। तो इस किस्म के जो नियंत्रण हुए हैं, उसमें जो गुंडा तत्व जो फ़ायदा उठाता था वो विचलित है थोड़ा सा। और वो विचलित होने के बाद वो घटनाएं भी सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए, बदनाम करने के लिए, या जनता को ये दिखाने के लिए कि भाई सरकार के काबू में नहीं है, ऐसे गुंडा तत्व घटनाएं करते हैं। लेकिन हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसी को मैं लेकिन मैं ये कहता हूँ सारिका जी, वो चीज़ें सारी की सारी संज्ञान में हैं और उनके ऊपर नियंत्रण पा लिया जाएगा और गुंडा तत्व नहीं बचेंगे। कानून के दायरे के उनको खींच के उनको जेलों के शिक्षा में खींचा जाएगा। यूपी में अपराध पर कंट्रोल देखने को मिल रहा है, तो क्या हरियाणा में नहीं हो पा रहा? तो क्या यहाँ सरकार फेलियर है? नहीं, हरियाणा में भी अपराध पर कंट्रोल पाएंगे। जो हो रहा है उसको सरकार चिंतित है, ऐसी बात नहीं कि सरकार ऐसे ही बैठी है। तो यूपी में अगर कंट्रोल है तो हरियाणा में भी कंट्रोल होगा। सर, आप एक सामाजिक व्यक्ति भी रहे, पंचायती व्यक्ति भी रहे हैं। मैं आपको लंबे नहीं, मैं तो आज भी हूँ पंचायती। तो किसानों को आपने क्या कहा? फिर पहलगाम पे जब हमला हुआ उसके बाद, क्योंकि मेरा अपना सामना आज ही हुआ, आपने कहा कि वीरांगना ही नहीं थी। आपके 2-3 बयानों पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। तो किसानों को आतंकवादी कह देना या ये बड़े खराब हैं, नहीं, ना तो ऐसा है सारिका जी, ना मैंने कभी किसानों को आतंकवादी कहा और ना मैंने पहलगांव में कोई आपत्तिजनक बयान दिया। पहलगांव के विषय में भी मेरा इतना ही कहना था। मैं अहिल्याबाई होलकर की जयंती के ऊपर बोल रहा था और मैंने सामने बैठी हमारी बहनों से यही आह्वान किया था कि जब भी कोई पहलगांव जैसी घटना हो तो अपने अंदर की अहिल्याबाई को जगाएं, अपने अंदर की रानी झांसी को जगाएं, अपने अंदर की दुर्गा को जगाएं और हाथ जोड़ने से कोई आतंकवादी छोड़ता नहीं है। उनका मुकाबला करें, साहस का परिचय दें। बस इतनी बात थी, एक मोटिवेशन की बात थी। और जो आपने किसानों की बात की है, मैंने कभी किसी को आतंकवादी नहीं कहा। सर, स्टैंड गन लेके आतंकवादी किस तरह के हथियार लेके आते हैं और मैं वहाँ खड़ी हूँ तो मैं हाथ ना जोड़ के उनके साथ लड़ूंगी? देखिए, बात ये है, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोवर्शियल विषय हो जाएगा। आज तो इमरजेंसी के ऊपर ही ये चर्चा थी और लेकिन वो आप इसके ऊपर अगर मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आप उसमें समझ जाएंगे। जो मेरा पूरा अगर वीडियो 22-23 मिनट का मेरा लेक्चर है, उसमें पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक अपने आज के समय में मोटिवेशन के लिए बात थी कि हमें साहस का परिचय देना चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं। एक सवाल अभी बाकी है, सभी ये जानना चाह रहे हैं वो चारों आतंकवादी कहाँ गए? मार गिराया, जेल में डाल दिया उन्हें? केवल आतंकवादी नहीं, उनके ठिकानों को भी तबाह किया गया है, उनके सरगनाओं को भी तबाह किया गया है। और जो आतंकवाद के पोषक तत्व हैं, जो आतंकवाद के हिमायती हैं, वो कभी भविष्य में गर्दन उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनको ऐसी चोट मारी गई है और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि अगर एक भी कोई आतंकवादी घटना हुई तो हम उसको युद्ध के रूप में लेंगे और इससे भी बड़ी उनको सज़ा मिलेगी। साहब, इंद्रजीत जी जो है लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के प्रभाव में आज भी सरकार काम कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बखूबी काम कर रही है। रही राव इंद्रजीत सिंह जी की बात है, वो वरिष्ठ नेता है, ये उनका अपना निजी बयान है, मेरी उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। साहब, आप बात विषय है, विषय वो जब 370 लगी, 35 लगी, उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्री को कांग्रेस से क्यों स्वीकार करा? इन्होंने क्या अच्छा लगा था बताने से? नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस समय मंत्री पद स्वीकार किया
उस समय नेहरू सरकार का गठन हुआ, उस समय देश में डिग्निटरीज की आवश्यकता थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी चुनाव जीत के नहीं आए थे। उससे पहले महात्मा गांधी जी की सिफारिश के ऊपर कि इनके दिमाग की देश को ज़रूरत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे और हिंदुस्तान के सबसे छोटी उम्र के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और वो इकोनॉमिस्ट के बहुत ही गहन उन्होंने अध्ययन किया था। तो उनको जो है ये खाद्य आपूर्ति का विभाग दिया गया था, देश में ज़रूरत थी उनके दिमाग की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नेहरू को जिस पटरी के ऊपर चलना चाहिए था उसके ऊपर नहीं चल रहे हैं और लगातार तुष्टीकरण की नीति अपना के देश के अंदर एक और विभाजन का बीज बो रहे हैं, तब उन्होंने त्यागपत्र दिया। 370 पहले लग चुकी थी, मंत्री पद बाद में लिया। देखिए बात यह है, जब शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री का दर्जा दे दिया और वहां पर अलग से झंडा मान लिया गया और जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के लिए जैसे पासपोर्ट की आवश्यकता होती है ऐसे परमिट की व्यवस्था लागू कर दी गई, तो उन व्यवस्थाओं के खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने त्यागपत्र दिया था और कहा था कि मैं बिना परमिट के जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर होऊंगा। ये अखंड भारत है, अगर इसी के अंदर हम एक परमिट लेके अगर एंटर करेंगे तो कल को एक पूरे एक और अलग से देश की स्थापना हो जाएगी। और इन बातों के खिलाफ उन्होंने त्यागपत्र देके और परमिट व्यवस्था को तोड़ा था, तब वो गिरफ्तार हुए थे। ऐसी बात तो फिर 371 तो असम भी लगाई गई थी। क्या है 371 तो असम भी लगी थी, वहाँ 371 असम में क्यों मुद्दा नहीं कर पाई? नहीं, अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियां हैं। परिस्थितियों के अनुसार ही धारा लगती है। कहाँ पर असम में असम में 371 धारा लगी हुई है। 371 का 370 का अलग अलग उल्लेख है। 370 के मुताबिक जो प्रावधान थे कि वहाँ पर कोई आदमी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था। अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की बाहर शादी करे तो वहाँ पर प्रॉपर्टी से वो डिसऑन हो जाती थी। तो कोई वहाँ पर भारत के किसी भी दूसरे प्रदेश का कोई नागरिक जाके अपना राशन कार्ड नहीं बनवा सकता था, अपना वोटर कार्ड नहीं बनवा सकता था। तो उस धाराओं का जो उल्लेख था वो अलग से था, उसमें अलग था, उसमें अलग है। सर ये क्षेत्रीय धाराओं तो राजस्थान में भी अलग है। राजस्थान में वहाँ का लोग आदमी बाहर का दिन नहीं करता था। देखिए कुछ बातें तो ऐसी है, मेरी बात हिमाचल भी में भी हैं कुछ, ये पर्वतीय इलाकों में भी हैं ये कुछ बातें, क्योंकि वहाँ की जो सामाजिक परिवेश है, वहाँ का एक सामाजिक परिवेश जो है वो डिस्टर्ब ना हो। हमारे जो एसटी के जो इलाके हैं उनमें भी है कि उनकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में जनता की नहीं हुकूमत की बात थी। शेख अब्दुल्ला को अलग से अधिकार दिए गए थे और पूरे जम्मू कश्मीर में भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति को छोड़ के कोई दूसरा कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। धारा 370 के तहत ये प्रावधान था। तो वो जो प्रावधान थे ऐसे थे जिसमें एक अलग से राष्ट्र की स्थापना हो जाती, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया। क्या 371 में विशेष अधिकार दिए गए? हम विशेष अधिकार देते हैं कि वहाँ की जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको ना छेड़ा जाए, वो अलग से विषय है। लेकिन एक भारत के अंदर एक दूसरे ऐसे विभाजन के बीज बो दिए जाएं कि वहाँ का झंडा भी अलग मान लिया जाए, वहाँ का निशान भी अलग मान लिया जाए, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उसको भी प्रधानमंत्री का दर्जा दे दिया जाए, तो एक ही देश में दो प्रधान कैसे चलेंगे? एक ही मुद्दा सर है, 370 पहले लगी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाद में मंत्री पद स्वीकार करा। अगर वो उस टाइम को विचारधारा से सहमत थे या नहीं? मेरी बात सुनो, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट है नेहरू, उन्हें लागू कर दी और जब उसके परिणाम देखे ये देश के लिए घातक, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध कर दिया। विचारधारा का टकराव, विचारधारा का ही टकराव तो है, और क्या है? दुनिया के अंदर विचारधारा ही तो है। सांसद जी, इनेलो नेता अभय चौटाला कहते हैं विदेश प्रदेश में बढ़ते अपराध, बल्कि एक दिन की सरकार मुझे दे दी जाए तो अपराध मुक्त हो जाए। ऐसा है जी, अब इन लोगों के बारे में क्या कहें? इन्होंने तो जेलों में बैठे हुए गुंडों के द्वारा हुकूमतें चलवाई हैं। अगर वो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, जिनका कभी विश्वास ही नहीं रहा लोकतंत्र के अंदर, चौटाला का अब वो आज नहीं है दुनिया के अंदर, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन 6 साल का कुशासन जो पूरे प्रदेश में भुगता है उसके ऊपर मुझे ज़्यादा विस्तार से कहने की ज़रूरत नहीं है। सर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टाइल फंड में कटौती के खिलाफ पिछले 10 जून से इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्या उनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? एक VC आके उनको पिटवा देता है खड़ा होकर।
और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, उस पर आपका बस। उसमें सारिका जी देखो, मैंने इस विषय का अध्ययन नहीं किया है, मैं टिप्पणी करूं कि पूरा विषय मेरे संज्ञान में नहीं है, कितना स्टाइफंड होता था, कितनी कटौती की गई है, कितनी कटौती की गई है। तो ये एग्रीकल्चर के जो हमारे मंत्री हैं या तो उनको इस विषय में जवाब देंगे, या मुख्यमंत्री जी भाई क्यों इसके विषय पर क्या संज्ञान लिया गया है। मैं इस विषय में पूरी तरह से अपडेटेड नहीं हूँ। सांसद जी, गोहाना नागरिक हॉस्पिटल में लगातार 10 साल से सरकार है आपकी, यहाँ पर बच्चों का ना तो डॉक्टर है, ना ऑर्थो के डॉक्टर है हड्डियों के, बाहर इलाज कराने के लिए लोग जाते हैं। इसके लिए मंत्री भी यहाँ पे बन चुका है, लेकिन 7 महीने होने के बाद भी मंत्री को फायदा नहीं मिला गोहाना को। अगर इस किस्म की कमियां हैं तो संज्ञान में लें, तो इसके ऊपर बाकायदा अभी मुझे भी अगर कोई लिख के दे देंगे तो मैं भी आरती यादव से बात कर लेता हूँ, अभी कर लेता हूँ इसके प्रोग्राम के बाद, और हम बाकायदा वहाँ पर अपनी रिक्वेजिशन भेजेंगे और वो व्यवस्था करवाएंगे। पब्लिक को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसको मैं मानता हूँ, और अगर कोई कमी है तो उसकी पूरी करवाएंगे हम उसको। मंत्री जी से लगातार 7 महीने से ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो काम नहीं करा के दिखा रहे, ना कहीं से दिखाई देते, कम आ रही है कहाँ, गोहाना में। किस चीज़ की? मंत्री जो मौजूदा मंत्री यहाँ की सरकार, देखिए, मंत्री विधायक तो एक हल्के का होता है, वो मंत्री पूरे प्रदेश का होता है, तो पूरे प्रदेश के अंदर ही उसको काम करना होता है। तो मैं तो जहाँ तक के मेरे संज्ञान में है, कभी उनकी धर्मपत्नी और कभी वो खुद जनता के बीच में आते रहते हैं, सुनवाई करते रहते हैं, मेरी समझ में ऐसी कोई शिकायत है नहीं। चुनाव के जो समय यहाँ पर वादा किया गया था सरकार द्वारा, जो आपके बीजेपी वाले चुनाव में थे, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं सारे वादे अधूरे पड़े हैं। कौन सा वायदा? शाम का है, रेलवे फाटक का है, सारी चीजें पश्चिमी जनरल साहब, आज के समय में भी घोषणा हुई थी जब आप यहाँ पे थे, क्या? कि पश्चिमी बाईपास की मंजूरी हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की, अभी तक उस पर कोई भी काम नहीं हुआ। पहले घोषणा आपकी मौजूदगी में ही सबसे पहली घोषणा हुई थी बाईपास की? हाँ, 2015 की बात। अनाज मंडी में ये मुझे याद है, मुझे याद है, मांग करी थी। हाँ मुझे याद है, मैंने मांग भी की थी, और वो मेरी समझ में तो सीएम अनाउंसमेंट के अंदर आया भी था, और फिर उसमें किस तरह से पुनर्विचार हुआ है या योजना किस तरह से लंबित है, मैं अपडेटेड नहीं हूँ उसके विषय में, लेकिन उसका अध्ययन करके बता दूंगा मैं राणा जी, आपको। संगठन की दृष्टि से 5 जिले बना दिए गए हैं, लेकिन अब जो 5 जिलों पर खटाई कहीं ना कहीं सामने आ जाएगी, बोल 3 साल बाद बनेंगे जिले, इस तरह की बातें सामने आ रही है। नहीं देखो, वो तो जो प्रशासन की दृष्टि से जो जिलों की रचना है वो तो सरकार फिजिबिलिटी देख के ही करती है, कैसा संभव है या नहीं है, लेकिन संगठन चलाने के लिए तो पार्टी की अपनी व्यवस्था है, तो उसमें ताकि संगठन को अपने सुचारू रूप से चला सकें, उसके लिए गोहाना को हमने संगठन के रूप में जिले का निर्माण किया है, और भी 6 जिले और बढ़ाए हैं, मतलब टोटल 28 शायद कर दिए ना, 27 किए हैं, तो 27 जिले संगठन की दृष्टि से किए हैं, तो उसमें तो पार्टी का संगठन चलाने के लिए। लेकिन जब चुनाव था जब तो बड़े वादे किए थे कि गोहाना को जिला बनाया जाएगा, पहली आज जो इमरजेंसी के ऊपर बात ही फिर कर लेंगे जिंदल साहब।